जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के विभिन्न टॉपिकों पर। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 38 में लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, जो कि पूर्व के धारा 467 68 में 466 में इन सब चीज़ों में दिया गया था। उसको ये धारा बदल करके कंटेंट्स वही है। धारा 513, धारा 514, धारा 515 और धारा 516, धारा 517, धारा 518 तथा 519 में वर्णित किया गया है। तो एक एक धाराओं को हम लोग देखते हैं। बदलाव कुछ नहीं है, सिर्फ धाराओं का फेर है। चूँकि नया अधिनियम है तो इसलिए नए अधिनियम में कहाँ प्रावधान है किस चीज़ का, ये देखना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं, डेफिनीशन की बात करता है धारा 513। ये कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 514 फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। देखिए यहाँ परिभाषा तो लिखा है लेकिन ये सीधे रेफर कर दे रहा है धारा 514 को। और ये कह रहा है कि जो धारा 514 में लिमिटेशन दिया गया है संज्ञान लेने का, वही संज्ञान समझा जाएगा, लिमिटेशन समझा जाएगा। मतलब लिमिटेशन की कोई अलग से परिभाषा नहीं है। धारा 514 में जो बताया गया है कि क्या लिमिटेशन होगा, वही लिमिटेशन है। बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये जो धारा 514 में दिया गया है ये बताता है कि अगर जो इसका लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर न्यायालय संज्ञान उसका नहीं लेगा। इसमें कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस संहिता नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब ये जो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस संहिता की बात कर रहा है, ये कई खुद इसी संहिता में कई जगह ऐसा कहा गया है। जैसे आप पिछले सीआरपीसी में धारा 199 की 2 की बात करेंगे तो उसमें 6 महीने की बात कही गई कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बने लोक सेवक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यदि दाखिल किया जाता है मानहानि का मामला, तो उसमें न्यायालय यदि संज्ञान लेना होगा तो 6 महीने के अंदर ही उसको दाखिल करना होगा। तो यही यहाँ पर भी सेम बातें कही गई हैं कि अगर जो इस संहिता में कहीं कोई और लिमिटेशन की बात कही गई है तो उसको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यहाँ एक जनरल एक लिमिटेशन की बात कही गई है। तो ये देखा जाए, उपधारा 2 कह रहा है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 मंथ इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली। यदि केवल जुर्माने से के दंड से दंडनीय कोई मामला है तो उसका लिमिटेशन 6 महीना है, माने 6 मंथ्स है। और 6 महीना के भीतर यदि मुकदमा दाखिल नहीं किया जाता है, कंप्लेंट नहीं दाखिल किया जाता है, तो बाद में न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेगा। बी कह रहा है 1 ईयर इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मैंने 1 साल से अधिक का नहीं है मामला, कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है तो 1 साल तक। फिर उसके बाद से कह रहा है कि 3 ईयर इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। मतलब 1 साल से अधिक है किंतु 3 साल से अधिक नहीं है कारावास से दंडनीय कोई अपराध, तो उसके लिए 3 साल की सज़ा 3 साल तक संज्ञान लेने का है कि आप घटना कारित होने के 3 साल के भीतर कभी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, उसमें न्यायालय कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन इसके बाद के जितने ऑफेंसेज हैं उनके लिए कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, यानी कि जो मेजर केसेज हैं 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक के लिए, उसके लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई टाइम टेकिंग नहीं है। उपधारा 3 कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस विच मे बी ट्राइड टुगेदर शैल बी डिटरमाइंड with reference to the offence which is punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यदि 2-3 धाराएं लगी हैं, अपराध लगी हैं, उसमें से कोई मेजर दंड से दंडित करने का कोई प्रावधान है तो उसको काउंट किया जाएगा संज्ञान लेने के लिए, न कि माइनर का। अब धारा 515 को देखते हैं। कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कब कमेंसमेंट होगा तो कह रहा है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंडर शैल कमेंस
ए ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, जिस दिन अपराध किया गया उस दिन से, अथवा बी कह रहा है कि वेयर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस और टू एनी पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन और टू एनी पुलिस ऑफिसर विच इवर इज अर्लियर। ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा अपराध है जिसकी जानकारी पीड़ित को नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन जानकारी हो रही है उस दिन से लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। जैसे कि किसी अबोध महिला के साथ कोई ऐसा अपराध होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जिस समय उसको फील होता है कि नहीं मेरे साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उस दिन से लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। या ये कह रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको यदि कोई जानकारी मिलती है उस दिन से। सी कह रहा है वेयर इट इज़ नॉट नोन बाई होम द ऑफेंस वाज कमिटेड द फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस और टू द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विच इवर इज अर्लियर। ये भी यहाँ पर भी यही कह रहा है कि यदि कोई अपराधी ज्ञात नहीं है तो उस दिन पता चलता है जिस दिन ये अपराधी ने अपराध किया है, तो उस दिन से इसका लिमिटेशन चालू हो जाएगा। दूसरा उदाहरण कर रहा है कि इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इट इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब जिस दिन जानकारी होता है उसको हटा दिया जाएगा उस दिन को, और बाकी दिन को गणना किया जाएगा। अब एक्सक्लूजन फॉर टाइम इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में उस दिन को हटा दिया जाएगा लिमिटेशन को गणना करने में। अब धारा 516 क्या कर रहा है, ये कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच एनी पर्सन हैज़ बिन प्रोसिक्यूटिंग विथ ड्यू डिलीजेंस another prosecutions whether in a court of first instance or in a court of appeal or revision against the offender shall be excluded। ये हो गया। अब इसमें प्रोवाइडेड कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच एक्सक्लूशन शैल बी मेड अनलेस द प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू द सेम फैक्ट एंड द प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन ए कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुडिक्शन और अदर केसेज ऑफ ए लाइक नेचर इज अनेबल टू इंटरटेन इट। यदि गुड फेथ में कोई मामला इंटरटेन किया गया है तो उसमें यह लागू नहीं होगा, उसको हटा करके ये बात कर रहा है। और बाकी के ऊपर जो दिए गए हैं कि यदि कोई प्रोसिक्यूशन किया गया है, डिलीजेंस में अनदर प्रोसीडिंग चला गया तो उसको हटा दिया जाएगा। उदाहरण दो कह रहा है कि वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस हैज़ बीन स्टेड by the injunction or order, then in computing the period of limitation, the period of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the date on which it was withdrawn shall be excluded। मतलब कोई ऐसा है जिसमें स्टे कर दिया गया है, इंजंक्शन कर दिया गया, कोई ऐसा आदेश कर दिया गया है, तो वह पीरियड जो है उसका लिमिटेशन पीरियड से हटा दिया जाएगा। तीसरा करें कि वेयर नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशंस फॉर एन ऑफेंस हैज़ बीन गिवन और वेयर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस, देन इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पीरियड ऑफ सच नोटिस और एज द केस मे बी the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded। मतलब कोई ऐसे अपराध के बारे में नोटिस की ज़रूरत हो रही है या परमिशन की ज़रूरत है, सैंक्शन कराने की ज़रूरत है, तो वह पीरियड छाँट दिया जाएगा उस लिमिटेशन पीरियड की गणना करने में, जितने दिन में उसको या तो सैंक्शन कराने में या जो है नोटिस को रिक्वायरमेंट कराने में समय लगा था। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि इन कंप्यूटिंग द टाइम रिक्वायर्ड for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction, and the date of receipt of the order of the government or other authority shall both be excluded। मतलब वो पीरियड दोनों, जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया और जिस दिन वहाँ परमिशन सैंक्शन मिला, वो दोनों पीरियड जो है उस दिन को भी समाहित करते हुए
एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा, मैंने उसको बाहर कर दिया जाएगा। उपधारा 4 कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑफेंडर हैज़ बीन absent from India or from any territory outside India which is under the administration of the central government or has avoided arrest by absconding or concealing himself shall be excluded। अब कुछ कोई ऐसा ऑफेंडर भी है और वो अपने आप को इंडिया से बाहर भाग गया है या अपने आप को बचा रहा है उसको अरेस्ट होने से, तो उस पीरियड को भी लिमिटेशन पीरियड से हटा दिया जाएगा, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको गणना नहीं किया जाएगा। अब एक और बात 517 में कह रहा है कि एक्सक्लूशन ऑफ डेट ऑन व्हिच कोर्ट इज क्लोज। भाई जिस दिन कोर्ट बंद होता है तो उसके एक दिन बाद जो है लिमिटेशन माना जाएगा। जैसे सेकंड सैटरडे को ही आपका लिमिटेशन ख़त्म हो रहा है और संडे को छुट्टी है, तो सेकंड सैटरडे 2 दिन उसको हटा करके जो मंडे को कोर्ट ओपन होगा उस दिन आपका लिमिटेशन ख़त्म होना माना जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। लेकिन जब आप NI एक्ट में जाएंगे तो जिस दिन कोई डेट एंड हो रहा है और उस दिन छुट्टी का दिन है तो उसके एक दिन पहले ही लिमिटेशन समाप्त मान लिया जाएगा। तो यहाँ दोनों थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। धारा 517 वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्ड ऑन ए डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज द कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑन द डे ऑन विच द कोर्ट रीओपन। एक्सप्लेनेशन a court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during its normal working hours it remains closed on that day, जो अभी हमने बताया। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस के मामले में क्या होगा, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के मामले में प्रतिदिन लिमिटेशन प्रारंभ होता है। ये बात कर रहा है कि धारा 518 इन द केस ऑफ ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस a fresh period of limitation shall being to run at every moment of the time during which the offence continuous। अब एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस, कब एक्सटेंड कर दिया जाएगा लिमिटेशन को, उसके बारे में धारा 519 कर रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर any court may take cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation if it is satisfied on the fact and in the circumstances of the case that the delay has been properly explained or that it is necessary so to do in the interest of justice। ये करा अगर जो न्याय हित में ऐसा करना ज़रूरी है और कोई रीजनेबल ऐसी परिस्थिति है और फैक्ट ऐसा है जिसके कारण से डिले हुआ है और न्यायालय सेटिस्फाइड होता है इससे, तो उस लिमिटेशन को एक्सटेंड भी कर सकता है। कुल मिला के डिस्क्रिशनरी पावर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में न्यायालय को दिया जा रहा है धारा 519 में। तो हम लोगों ने देखा धारा आपके 514 से लेकर के यानी कि 513 से लेकर के 519 तक अध्याय 38 में कि किसी भी अपराध के संज्ञान लेने के लिए न्यायालय के पास क्या लिमिटेशन है और उसके बाहर जा कर के संज्ञान नहीं ले सकता है। लेकिन धारा 519 में एक बात कह कर के न्यायालय के हाथ को खुला कर दिया गया है कि एंड ऑफ जस्टिस के स्टेज पर वो न्यायालय संज्ञान ले सकती है भले ही उसका लिमिटेशन ख़त्म हो गया हो। आप लोग बेयर ज़रूर पढ़िएगा, मुझे विश्वास है कि मैंने जो बातें कही हैं आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और अन्य व्यक्तियों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इसका लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद।